नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्राइम कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको पंडित चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा सुनाने वाले हैं। इस कहानी को सुनकर आपको गर्व भी होगा, आपकी आंखों से आंसू भी बहेंगे और एक बार आपके बदन पर आग भी लगेगी। दोस्तों, आइए इस शौर्य गाथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी से एक निवेदन है, कहानी दिल को छू जाए, रोया रोया फड़क उठे तो वीडियो को दिल से एक लाइक करिएगा और इसी तरह की और भी बलिदानियों की शौर्य गाथा सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी माता जगरानी देवी के घर में किलकारी गूंजती है। एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा जाता है। यह बालक बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। चंद्रशेखर तिवारी के माता पिता चंद्रशेखर को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर को बनारस भेजा। लेकिन तिवारी जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें निशानेबाजी का बहुत शौक था, जिसका अभ्यास वो बचपन से ही दोस्तों के साथ किया करते थे, जो आगे चलकर बहुत काम आया। 1920 में जब चंद्रशेखर की उम्र महज 14 साल की थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, पकड़े गए, अंग्रेज जज के सामने पेश हुए। अंग्रेज जज ने नाम पूछा तो अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता बताया और पता पूछा तो जेल बताया। इससे अंग्रेज जज बहुत तिलमिला गया और 15 कोड़ों की सजा सुना दी। उन्हें नंगा बदन पेट के बल लिटाकर बांध दिया जाता है। हर एक कोड़े को मारते समय सिपाही बोलता है, माफी मांग लो, सजा माफ हो जाएगी। लेकिन आजादी का यह दीवाना इसके उलट चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलते रहते हैं। वह पूरी ताकत से 15 कोड़े मारता है, लेकिन चंद्रशेखर के मुंह से एक बार भी आह तक नहीं निकलती है। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी दिन से चंद्रशेखर के नाम के आगे आजाद जुड़ जाता है। उन्हें जनता कंधे पर उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करती है। आज से लोगों के अंदर आजाद के प्रति और भी प्रेम बढ़ जाता है। यहीं से आजाद के अंदर अंग्रेजों के प्रति ज्वाला भड़क उठती है। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे तमाम नवयुवक टूट जाते हैं। यहीं से आजाद गांधी जी की विचारधारा से अलग हो जाते हैं और 1924 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र नाथ चटर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया, जिसमें आजाद को जिम्मेदारी मिली थी लूटे हुए माल को सकुशल लखनऊ पहुंचाना है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन अंग्रेज समझ जाते हैं कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे इसी गुट का हाथ है। अगले दिन गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में खबर छपती है कि भारत के नवरत्न गिरफ्तार। इस कांड में शामिल सभी साथी पकड़े जाते हैं, लेकिन आजाद पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। आजाद हमेशा कहते थे कि आजाद कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएगा। आजाद आजाद ही रहा है, आजाद ही रहेगा। अंग्रेज आजाद को पहचानते नहीं थे, सिर्फ नाम ही सुनते थे। आजाद को पहचानने के लिए अंग्रेजों ने 700 हिंदुस्तानियों की फौज बना रखी थी। अंग्रेजों के अंदर आजाद के नाम का इतना खौफ था कि जब जब अंग्रेज सुनते थे कि आजाद ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, तब तब अंग्रेजों की पैंट गीली हो जाया करती थी। काकोरी कांड को अंजाम देने वाले साथियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन एक बार फिर बहुत कमजोर पड़ जाता है। आजाद जी तोड़ मेहनत करके 4-4 दिन भूखे रहकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके, क्योंकि ट्रेन और बस स्टेशन पर पुलिस तो सिर्फ आजाद को ही ढूंढ रही थी, संगठन को फिर से मजबूत करते हैं। कानपुर में भगत सिंह से मुलाकात होती है। भगत सिंह इस संगठन में शामिल होते हैं। इसी बीच साइमन कमीशन नाम का
एक बिल भारत लाया जाता है जिसका विरोध लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। अंग्रेज लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं जिससे लाला जी की मौत हो जाती है। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद योजना बनाते हैं कि सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला लेना है। तारीख तय होती है। राजगुरु, भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तीनों आज़ादी के दीवाने पुलिस मुख्यालय के सामने जाते हैं। 6 गोलियां सैंडर्स के सीने पर उतारकर पूरे लाहौर में रातों रात पर्चे चिपका देते हैं कि सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। नीचे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लिख देते हैं जिससे अंग्रेज और भी तिलमिला जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि आज़ाद महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। वह चरित्र के बहुत ही धनी थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि संगठन में एक सदस्य शामिल होता है जो ये बताता है कि संगठन के लिए जो पैसों की आवश्यकता है गोला बारूद के लिए, उसके लिए फतेहपुर में एक सेठ जी बहुत अमीर हैं, हम लोग उनके घर को लूटते हैं। आज़ाद जी तैयार हो जाते हैं। जब रात में उस सेठ के घर में सभी लोग जाते हैं, सभी जो सदस्य गए थे सोना चांदी रुपया पैसा ढूंढ रहे थे, लेकिन जिसने आज़ाद जी को इस घर की सूचना दी थी वह उस सेठ की बेटी को पकड़ लेता है। वह दूसरे इरादे से आया था। वह चिल्लाती है जिससे आज़ाद उस कमरे में पहुंचते हैं और अपने साथी को ऐसा घिनौना कृत्य करते देख उसे वहीं गोली मार देते हैं और उस बहन से माफ़ी मांगते हैं, उनके घर वालों से माफ़ी मांगते हैं। उस घर को बिना लूटे वापस आ जाते हैं। दूसरी घटना है, एक बार भगत सिंह बाजार से किसी सुंदर अभिनेत्री का फोटो लाकर कमरे में लगा देते हैं। शाम को जब पंडित जी आते हैं तो पूछते हैं ये फोटो किसने लगाया है। सभी चुप हो जाते हैं। तभी भगत सिंह बोलते हैं मैंने लगाया है। तब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं भगत ये सब हमारे लिए नहीं है, हम इन्हें देखकर अपने मार्ग से भटक जाएंगे। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। इसे फाड़कर तुरंत पंडित चंद्रशेखर आज़ाद फेंक देते हैं। अगर कभी आज़ादी को समझना हो दोस्तों तो सिर्फ आज़ाद को समझ लेना, आज़ादी समझ आ जाएगी। जो आज़ादी के लिए इतना दीवाना था कि अपने दोस्तों से बोल दिया था कि इस आज़ादी में अगर मेरे माता पिता रोड़ा बनेंगे तो मेरे पिस्टल की 2 गोलियां उनके सीने में उतरकर उनकी भी सेवा कर देंगी। जबकि आज़ाद अपनी माता जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता था वह रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी माता जी से मिलने चले जाते थे और चुपचाप वापस आ जाया करते थे। उसके बाद आज़ाद प्लान बनाते हैं कि हम अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल असेंबली का सहारा लेंगे। हम लोग असेंबली में बम फोड़ेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे और फिर कोर्ट में पेश होंगे। जज के सामने अपनी बात रखेंगे तो बात मीडिया के माध्यम से देशवासियों तक जाएगी, जिससे पूरे देश में हजारों आज़ाद पैदा होंगे। इसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को चुना जाता है। दोस्तों, इस एक कहानी में हम किसकी शौर्य गाथा का वर्णन करें? राजगुरु की, जो हमेशा कहते थे पंडित जी देश के लिए एक बार मर जाने दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या भगत सिंह का, या सुखदेव जी की, जो किसी भी प्लान में पंडित जी से सबसे पहले बोलते थे पंडित जी मैं जाऊंगा, पंडित जी मैं जाऊंगा। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहते थे मरने के लिए इतना क्यों तावला रहते हो। खैर, आज की कहानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की है, तो आज हम आपको पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में ही बताते हैं। बाकी किसी अगले दिन हम आपको सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह के ऊपर भी कहानी सुनाएंगे। तीनों असेंबली में जाते हैं, बम फेंकते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहते हैं, पर्चे फेंकते हैं और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देते हैं। कोर्ट में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहाँ उनकी कौन सुनने वाला था। वहाँ तो फैसला पहले ही हो चुका था, तीनों को फांसी देनी है। आज़ाद कई बार जेल में हमला करके साथियों को छुटाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। इसके बाद वह नेहरू जी के पास जाते हैं। नेहरू जी से मिलकर वह अपने एक दोस्त सुखदेव से मिलने अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज जाते हैं। कोई पुलिस को सूचना दे देता है कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में है। पुलिस पार्क को चारों तरफ से घेर लेती है। आज़ाद अपने को चारों तरफ से घिरा देखकर सुखदेव से बोलते हैं तू निकल जा,
मैं तुझे कवर फायर दे रहा हूं, अब मैं भाग नहीं सकता। सुखदेव जाने से मना करता है। आजाद उसे भारत माता की कसम देकर भेज देते हैं और उसके बाद अपनी बमतल बुखारा से कई अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर देते हैं। कहते हैं आजाद की वह बमतल बुखारा पिस्टल जिधर घुमाते थे उधर 2-4 सैनिक गिर जाया करते थे। ये क्रम चलता रहता है। जब पंडित चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि मेरी बमतल बुखारा में सिर्फ एक ही बुलेट बची है तो उन्हें याद आया अपना वो वादा कि आजाद कभी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएगा, और फिर वो पिस्टल अपनी कनपटी पर लगाकर फायर कर देते हैं। आज़ादी का वो दीवाना 27 फरवरी 1931 को हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को ही सेंट्रल जेल लाहौर में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को भी फांसी दे दी जाती है। कहते हैं एक शख्स था देश में जो चाहता तो ये फांसी रुकवा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने फांसी क्यों नहीं रुकवाई, इसके पीछे क्या सच्चाई थी, क्या कारण था, वो तो वही जानते होंगे। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी और बलिदानी की शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।